विश्व आर्थिक मंच में भारतीय अर्थव्यवस्था की चर्चा। मुख्यमंत्री ने सतत विकास का मॉडल किया पेश। खनन, आधारभूत संरचना, पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश के लिए किया आमंत्रित। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू। रामदास अठावले के रांची में दिए बयान के बाद राज्य में सत्ता समीकरण की चर्चाएं फिर तेज। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ रांची संसदीय क्षेत्र में विकसित भारत जी राम जी सम्मेलन और किसान तथा श्रमिक चौपाल में होंगे शामिल। विकास योजनाओं की भी देंगे सौगात। और जामताड़ा में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी। 3 पकड़ाए, मोबाइल और सिम कार्ड बरामद। कैशबैक के नाम पर करते थे ठगी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्य मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा आज अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुभाषित की कुछ पंक्तियों को साझा करते हुए इस अवसर पर यहां के लोगों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इलाके के लोगों को हर क्षेत्र में सफलता मिले, यही उनकी कामना है। चरण वै मधुविन्दति सूर्यस्य पश्य श्रेमाणं न ममारेण जीर्यति। चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। सतत कर्मशील व्यक्ति ही प्रगति का मीठा फल प्राप्त करता है। सूर्य की महानता को देखो, वह बिना थके और बिना क्षीण हुए संसार को अपनी ऊर्जा से निरंतर प्रकाशित करता है। Keep moving, keep advancing. Only a consistently diligent person can taste the sweetness of progress. Look at the greatness of the sun. It tirelessly and endlessly illuminates the world with its energy. दावोस में विश्व आर्थिक मंच WEF की बैठक चल रही है, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की चमक, चर्चा और धमक साफ दिख रही है। केंद्रीय मंत्रियों के साथ झारखंड समेत देश के 10 राज्यों के मुख्यमंत्री भी WEF सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राउंड टेबल बैठक के दौरान सतत विकास का मॉडल पेश किया। साथ ही निवेशकों को खनन, आधारभूत संरचना, पर्यटन और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश के लिए आमंत्रित किया। के समेत वरिष्ठ नेता एक सुर में भारत की आर्थिक वृद्धि और निवेश की संभावनाओं के बारे में मुकुल बात कर रहे हैं। बिल्कुल, और यहाँ एक बात जो सामने निकल कर आई है वो ये कि राज्यों की आर्थिक ग्रोथ को देश की तरक्की के आईने में देखा जा रहा है। यहाँ जब इंडिया पवेलियन का उद्घाटन समारोह चल रहा था तो यहाँ मौजूद महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, असम, झारखंड, कर्नाटक और तेलंगाना समेत तमाम राज्यों की ओर से कहा गया कि बदलते वैश्विक परिवेश में भारत 2047 तक नंबर 1 बन जाएगा। इसके लिए सभी राज्यों को साथ मिलकर काम करना होगा। दावोस में भारत का ये सबसे बड़ा और सबसे विविध राजनीतिक प्रतिनिधित्व है और इसमें शामिल नेता विभिन्न दलों से ताल्लुक रखते हैं। उसके बावजूद वैश्विक मंच पर भारत की एकजुट तस्वीर पेश कर रहे हैं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि जब दुनिया की अर्थव्यवस्था धीमी हुई तब भारत ने रफ्तार पकड़ी और ये वृद्धि पथ पर अब भी निरंतर जारी है। वहीं विमानन मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा इस बाजार के लोकतांत्रिकरण के लिए किए गए जो तमाम ठोस प्रयास हैं, भारत तीसरा सबसे बड़ा, जब हम एविएशन सेक्टर की मार्केट की बात करते हैं, उसमें उभर कर सामने आ रहा है। इधर राज्य के पर्यटन और नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार के नेतृत्व में राज्य का एक प्रतिनिधि मंडल यूके के दौरे पर है। प्रतिनिधि मंडल ने इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख संस्थानों और विशेषज्ञों के साथ बैठक की। इस अवसर पर झारखंड की प्राचीन मेगालिथ और मोनोलिथ विरासत के संरक्षण पर विशेष रूप से चर्चा हुई। इस दौरान जोर दिया गया कि आदिवासी समुदायों से जीवंत रूप से जुड़ी इन ऐतिहासिक संरचनाओं को संरक्षित करते हुए यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए एक ठोस और विश्वसनीय पहल की जाए।
भाजपा में कल से युवा नेतृत्व का नवीन युग शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने अपने पद का दायित्व ग्रहण किया। नितिन नबीन भाजपा की कमान संभालते ही चुनावी मूड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने केरल विधानसभा, बेंगलुरु महानगर नगर निकाय, तेलंगाना नगर निगम चुनाव और चंडीगढ़ के मेयर चुनाव को लेकर चुनाव प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। बीजेपी की कमान संभालते ही कल पहले ही दिन अगर देखा जाए आंचलिक फैसले जो हैं उन्होंने लेना शुरू कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो चुनावी मोड है उसके आते हुए अगले कुछ दिनों में होने वाले जो विभिन्न राज्यों में विधानसभा और निकाय चुनाव हैं उसकी तैयारियां शुरू कर दी जाएं। यानी कि जिस तरह से उन्होंने अपनी कमान संभाली और वो काम को लेकर अपने मिशन मोड में जुट गए। उन्होंने केरल विधानसभा, बेंगलुरु महानगर निगम चुनाव, तेलंगाना निकाय चुनाव और चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के लिए जो तमाम प्रभारी हैं और सह प्रभारी उनकी नियुक्ति कर दी। केरल के विनोद तावड़े को चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे को सह चुनाव प्रभारी बनाया गया है। वहीं ग्रेटर बेंगलुरु महानगर निगम के आगामी चुनाव के लिए भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव राम माधव को चुनाव प्रभारी और सतीश पुनिया, साथ ही महाराष्ट्र विधानसभा के पार्टी सदस्य संजय उपाध्याय को सह चुनाव प्रभारी बनाया गया है। भाजपा अध्यक्ष ने चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव के लिए राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को पर्यवेक्षक बनाया है। इसके साथ ही तेलंगाना नगर पालिका और निगम चुनाव के लिए आशीष सेलार का जो नाम है उनको चुनाव प्रभारी यहां पर बनाया गया है। इधर नितिन नबीन को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने नई दिल्ली स्थित केंद्रीय कार्यालय में नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात कर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। प्रदेश भाजपा के अन्य नेताओं ने भी श्री नबीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले के कल रांची में दिए बयान के बाद सत्ता समीकरण को लेकर राज्य में एक बार फिर अटकलों का बाजार गर्म है। उन्होंने पार्टी के कार्यक्रम के दौरान खुले मंच से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एनडीए का हिस्सा बनने का न्योता दिया ताकि झारखंड में विकास को नया आयाम मिल सके। आप झारखंड के लोगों का कल्याण चाहते, विकास चाहते हैं तो राहुल गांधी जी के साथ रहने से कोई फायदा नहीं है। राहुल गांधी जी को छोड़कर आपने नरेंद्र मोदी जी के साथ आना चाहिए, मेरे साथ आना चाहिए। यहाँ का अगर डेवलपमेंट अच्छा करना है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ रांची संसदीय क्षेत्र में आज विकसित भारत जी सम्मेलन और किसान तथा श्रमिक चौपाल में शामिल होंगे। इस दौरान वे विभिन्न विकास योजनाओं की भी सौगात देंगे। इधर एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सेठ ने कहा कि विकसित भारत जी योजना से किसान और मजदूर दोनों लाभान्वित होंगे। इससे श्रमिकों को सम्मान और रोजगार दोनों मिलेंगे। अब 125 दिन की रोजगार की गारंटी होगी। श्री सेठ ने आज रांची में अपने आवास पर लोगों से मुलाकात और संवाद भी किया। उन्होंने सामूहिक प्रयास से संसदीय क्षेत्र के विकास और जन समस्याओं के समाधान की प्रतिबद्धता दोहराई। राज्य में जल्द ही नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो सकती है। निकाय चुनाव को लेकर जहां संभावित उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों की सक्रियता इन दिनों बढ़ी हुई है, वहीं प्रशासनिक तैयारियां भी तेज हैं। रांची के उपायुक्त ने वर्चुअल तरीके से बैठक कर आगामी नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। बैठक के दौरान उपायुक्त ने जिले में विधि व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर विशेष रूप से जोर दिया। उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी और थाना प्रभारियों को शांति समिति के साथ नियमित बैठकें आयोजित करने की भी हिदायत दी।
पाकुड़ जिले को सामाजिक कुरीतियों से मुक्त करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। बाल विवाह, भ्रूण हत्या, डायन प्रथा और महिला हिंसा जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से जिले में एक विशेष जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। में आयोजित इस विशेष जागरूकता कार्यशाला का उद्घाटन समेकित जनजाति विकास अभिकरण के निदेशक अरुण कुमार इक्का, अपर समाहर्ता जेम्स सुरीन और समाज कल्याण विभाग की राज्य स्तरीय कंसल्टेंट अरुंधति भट्टाचार्य ने संयुक्त रूप से किया। कार्यशाला में समाज कल्याण विभाग की कंसल्टेंट अरुंधति भट्टाचार्य ने बाल विवाह, भ्रूण हत्या, डायन प्रथा, घरेलू महिला हिंसा और ट्रैफिकिंग के समूल उन्मूलन को लेकर बने कानूनों की विस्तृत जानकारी दी। राज्य के 45 नंबर ये जागरूक लाया जा रहा है ताकि समाज में इस तरीके की कुरीतियां खत्म हो। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी बसंती ग्लैडिस बाड़ा ने सामाजिक कुरीतियों के दुष्परिणामों को रेखांकित करते हुए आम लोगों को जागरूक करने की अपील की। कुरीति को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी सिलसिले में ये हमारा पाकुड़ में अनुमंडल स्तरीय एक कार्यशाला किया जा रहा है, जिसमें सभी धार्मिक गुरुओं को बुलाया गया है। साथ ही साथ सभी क्षेत्र के जो प्रतिनिधि होते हैं, जैसे कि सेविका हो गई, सहायिका हो गई, जल सहिया हो गई, या टीचर्स हो गए, या मुखियाज हो गए, ग्राम प्रधान हो गए, हम लोग सभी को यहाँ पर बुलाए हैं ताकि उनको इसके बारे में जानकारी दे सके और वो अपने स्तर से किस तरह कुरीति को भगाने के लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए एक प्रोग्राम तैयार करना चाहते हैं उसके साथ मिल करके, इसलिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यशाला में सहिया सेविकाओं ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि कैसे सामाजिक कुरीतियां परिवार और समाज को भीतर से कमजोर करती हैं। इसमें तो बहुत सारे मतलब हम ही लोग से सिर्फ नहीं होगा, इसमें गांव के मुखिया हर किसी को मतलब जागरूक होने का दरकार है, साथ देने का भी दरकार है। हम लोग मन से बल पाते हैं, लेकिन सपोर्ट जब हम लोग को नहीं मिलता है, विशेषकर महिलाओं को, तो ये कहीं ना कहीं दब के रह जाते हैं। कार्यशाला के दौरान पंचायत प्रतिनिधियों, आंगनबाड़ी सेविकाओं, जल सहियाओं, संकुल व प्रखंड संसाधन सेवियों, पुलिस, बाल संरक्षण इकाई और स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिका और जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों के दुष्प्रभाव को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया। पाकुड़ से राम प्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर रांची सिविल कोर्ट में 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस सिलसिले में प्री सिटिंग बैठकें 13 मार्च तक आयोजित होंगी। इस लोक अदालत के दौरान सुलहनीय मामलों का निपटारा होगा। डालसा का अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन पर जोर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संचालित प्रगति बैठकों ने उत्तर प्रदेश में 2 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के समयबद्ध और सफल क्रियान्वयन में निर्णायक भूमिका निभाई है। चकेरी इलाहाबाद 6 लेन और लखनऊ सुल्तानपुर 4 लेन परियोजनाएं राज्य की आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को सशक्त करने में बेहद सार्थक सिद्ध हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संचालित प्रगति तंत्र ने उत्तर प्रदेश में 2 अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के समयबद्ध एवं सफल क्रियान्वयन में निर्णायक भूमिका निभाई है। चकेरी इलाहाबाद 6 लेन यानी NH-19 और लखनऊ सुल्तानपुर 4 लेन यानी NH-56 परियोजनाएं राज्य की आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक कनेक्टिविटी को सशक्त करने वाली रीढ़ के रूप में उभरी हैं। चकेरी से इलाहाबाद तक 145 किलोमीटर लंबा 6 लेन कॉरिडोर दिल्ली कोलकाता गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का अहम हिस्सा है। वहीं 127 किलोमीटर लंबा लखनऊ सुल्तानपुर 4 लेन मार्ग मध्य एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश को राजधानी लखनऊ से प्रभावी रूप से जोड़ता है। इन दोनों परियोजनाओं का उद्देश्य यात्रा समय में कमी, वाहन परिचालन लागत घटाना, सड़क सुरक्षा बढ़ाना और क्षेत्रीय विकास को गति देना था।
हमारा चकेरी से प्रयागराज का जो हमारा सेक्शन है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो इससे कानपुर शहर से जो आवागमन है वो बहुत ही सुगम हो गया है, क्योंकि कानपुर और प्रयागराज का बड़ा आपसी संबंध है और अनेक धार्मिक कारणों से, अन्य कारणों से, माननीय उच्च न्यायालय के वहां होने के कारण जनता को इसमें बहुत अधिक सुविधा मिली है NHAI के इन प्रयासों से। क्रियान्वयन के दौरान दोनों परियोजनाओं में समान प्रकार की चुनौतियां सामने आई। विशेषकर भूमि अधिग्रहण, मुआवजा वितरण संरचनाओं को हटाया जाना, चकेरी इलाहाबाद परियोजना यानी NH-19 में उपलब्धता और वृक्ष कटान में देरी से कार्य बाधित हो रहा था, जबकि लखनऊ सुल्तानपुर परियोजना यानी NH-56 में भूमि उपलब्धता की वजह से निर्माण बाधित हो रहा था। इन चुनौतियों को देखते हुए वर्ष 2018 और 2019 में दोनों परियोजनाओं की समीक्षा प्रधानमंत्री द्वारा प्रगति मंच पर की गई। समीक्षा बैठकों में उत्तर प्रदेश सरकार को स्पष्ट और समयबद्ध निर्देश दिए गए कि शेष भूमि का शीघ्र अधिग्रहण कर मुआवजा तुरंत वितरित किया जाए, लंबित संरचनाएं हटाई जाएं और वृक्ष कटान कार्य को प्राथमिकता पर पूरा किया जाए। साथ ही सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को राज्य सरकार के साथ समन्वय कर निर्माण की गति बनाए रखने और कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। 53 किलोमीटर जो अमेठी में इसका भाग पड़ रहा था वो लगभग 1 साल की समय सीमा के अंतर्गत इसको पूरा कर लिया गया, जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। इसमें जो 53 किलोमीटर का पैच था उसमें बहुत सारे वृक्ष भी आ रहे थे, कुछ निर्माण भी थे जिनको समय सीमा में हटा के प्रशासन के द्वारा निर्माण एजेंसी को दिया गया, जिससे निर्माण एजेंसी ने सुगमता पूर्वक कार्य। प्रगति के हस्तक्षेप के बाद जिला प्रशासन और राज्य मशीनरी ने मिशन मोड में कार्य किया। लंबित भूमि अधिग्रहण पूरा हुआ, मुआवजा वितरण तेज हुआ, वन संबंधी बाधाएं दूर की गईं और ठेकेदारों को निर्बाध कार्यस्थल उपलब्ध हुआ। इसके परिणाम स्वरूप लखनऊ सुल्तानपुर परियोजना अप्रैल 2019 में और चकेरी इलाहाबाद परियोजना अगस्त 2024 में 100% भौतिक प्रगति के साथ सफलतापूर्वक पूर्ण हुई। आज ये दोनों राजमार्ग परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में तेज, सुरक्षित और सुगम परिवहन सुनिश्चित कर रही हैं। कृषि, उद्योग, लॉजिस्टिक्स, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा देने के साथ साथ ये परियोजनाएं इस बात का सशक्त प्रमाण है कि प्रगति जैसे उच्च स्तरीय निगरानी तंत्र के माध्यम से जटिल अवसंरचना परियोजनाओं को भी समय पर धरातल पर उतारा जा सकता है। राज्य में साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस का अभियान अनवरत जारी है। जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र से 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने बताया कि ये शातिर अपराधी लोगों को कैशबैक का लालच देकर ठगते थे। इनके पास से मोबाइल और सिम कार्ड बरामद हुए हैं। तीन लोगों की गिरफ्तारियां की गई हैं। इन लोगों से जब पूछताछ की गई है तो इनके द्वारा स्वीकृति बयान दिया गया है कि इनके द्वारा जो है पिछले 2018 से ये लोग साइबर क्राइम में जुड़े हुए हैं और 2018 में पूर्व में भी ये जेल गए हुए हैं। हातिम अंसारी के विरुद्ध में आपराधिक इतिहास है और इनका द्वारा जो मॉडस ऑपरेंडी के बारे में पूछा गया है तो मॉडस ऑपरेंडी में इनको द्वारा बताया गया कि आजकल ये लोगों को झांसा में लेने के लिए कैशबैक का प्लान बताते हैं कि आपको 999 का या 990 का एक कैशबैक प्लान आएगा, जिसमें मैजिक पिन ऐप जो है उसके द्वारा और फोन पे के माध्यम से जो है लोग कैशबैक का एक मैसेज भेजते हैं और साथ साथ में लिंक वगैरह भी इसको ऐड कर देते हैं। जैसे ही लोग उस कैशबैक के चक्कर में लिंक ऐड करते हैं उनके मोबाइल फोन हैक होता है और उसके उपरांत जो है ये पैसे जो है इनकी निकासी यहाँ से शुरू करते हैं। फिलहाल इन 3 लोगों के पास से 7 मोबाइल की रिकवरी हुई है और 7 जो है सिम कार्ड रिकवर है, जो कि फ्रॉडेंट है। बिल्कुल इनसे साइबर क्राइम किया गया है। इसकी पूरी डाटा निकाली जा रही है कि पूरे भारत में इस मोबाइल से कितने साइबर क्राइम किया गया, उसका डाटा निकाल करके कांड में हम लोग इसको इंक्लूड करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आकाशवाणी पर पीएम के इस लोकप्रिय कार्यक्रम की यह 130वीं कड़ी होगी और साल का पहला संस्करण होगा। आम लोग कार्यक्रम को लेकर अपने सुझाव और विचार भेज सकते हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में।
लोहरदगा के भंडारा ब्लॉक में नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को यातायात नियमों, हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग और ओवर स्पीडिंग से बचाव के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही राहवीर योजना के तहत दुर्घटना पीड़ित की मदद पर 25,000 प्रोत्साहन की जानकारी दी गई। लोहरदगा के भंडारा स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान चलाया गया। डीटीओ जया सांखी मुर्मू के निर्देश पर बिना हेलमेट दोपहिया चालकों को ईंधन नहीं दिया गया और सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी दी गई। बोकारो समाहरणालय में उपायुक्त के निर्देश पर आयोजित जनता दरबार में डीपीएलआर मेनका और अपर समाहर्ता मोहम्मद मुमताज अंसारी ने 36 मामलों की सुनवाई की। शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व सहित विभिन्न विभागों से जुड़े आवेदनों पर संबंधित अधिकारियों को त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए गए। बोकारो के पेंटाकास्टल असेंबली स्कूल में स्वास्थ्य विभाग ने तंबाकू के दुष्प्रभाव और मोबाइल लत पर जागरूकता सेमिनार आयोजित किया। विशेषज्ञों ने तंबाकू से होने वाली बीमारियों, मानसिक तनाव, तनाव के लक्षण तथा बचाव के उपाय बताए और टोल फ्री सेवाओं की जानकारी दी। रांची में आयोजित सद्भावना सम्मान समारोह में उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री और एसएसपी राकेश रंजन ने सर्वधर्म सद्भावना समिति के सहयोग की सराहना की। आगामी पर्वों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने पर चर्चा हुई और सोशल मीडिया पर अफवाहों से बचने की अपील की गई। रांची जिला प्रशासन ने हर मंगलवार सभी प्रखंड व अंचल कार्यालयों में जनता दरबार आयोजित करने की पहल की है। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर भूमि विवाद, प्रमाण पत्र, पेंशन और योजनाओं से जुड़ी शिकायतों का पारदर्शी व त्वरित निस्तारण किया जा रहा है। धनबाद में सभी छात्रों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। उपायुक्त आदित्य रंजन की पहल पर कॉलेजों में निलेट के सहयोग से एआई, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर और स्किल डेवलपमेंट का निःशुल्क प्रशिक्षण, प्लेसमेंट सपोर्ट और करियर गाइडलाइंस दी जा रही हैं। धनबाद में उपायुक्त आदित्य रंजन ने जनता दरबार में ग्रामीण और शहरी निवासियों की समस्याएं सुनी। सड़क, जमीन विवाद, आवासीय प्रमाण पत्र, आर्थिक सहायता और अन्य शिकायतों पर अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए। सभी समस्याओं का निष्पादन प्राथमिकता से होगा। धनबाद में उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में जिला बाल संरक्षण इकाई में संविदा आधारित 4 रिक्त पदों की नियुक्ति हेतु जिला स्तरीय बैठक हुई। मेघा सूची, दावा आपत्ति निराकरण और कंप्यूटर दक्षता परीक्षा आयोजित करने पर चर्चा की गई। दिशा निर्देश भी जारी किए गए। और अब बात मौसम की। राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव दिख रहा है। पिछले 2-3 दिनों के दौरान पारा जहां ऊपर की ओर चढ़ा, वहीं अब फिर से न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना जताई जा रही है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। रांची समेत राज्य के कई हिस्सों के मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य का सबसे ठंडा जिला गुमला रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं राज्य का सबसे गर्म जिला चाईबासा रहा, जहां का अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं राज्य के कई शहरों में दिन की शुरुआत कोहरे और ठंड के साथ होगी, जिसके बाद आसमान साफ नजर आएगा। मैं रविकांत कुमार, सहयोगी विकास कुमार के साथ, दूरदर्शन समाचार, रांची। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज नागपुर में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच अब तक 25 मुकाबले हुए हैं। इनमें से 14 में भारत विजयी हुआ है। सीरीज का पहला मुकाबला आज नागपुर में खेला जाएगा। ये सीरीज ऐसे समय पर हो रही है जब अगले महीने T20 वर्ल्ड कप शुरू होना है। भारतीय टीम को वनडे सीरीज में हार का दंश झेलना पड़ा। ऐसे में टीम पलटवार के इरादे के साथ सामने होगी। जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह तेज गेंदबाजी की कमान संभालते नजर आ सकते हैं। दोनों टीमों के बीच अब तक 25 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से 14 में भारतीय टीम को जीत मिली है, जबकि 10 मैच कीवी टीम ने जीते हैं। 1 मैच टाई रहा है। वहीं न्यूजीलैंड की बात करें तो ये टीम को अपने सलामी बल्लेबाज डेमॉन कॉनवे और सचिन रविंद्र से बेहतर शुरुआत की उम्मीद रहेगी। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 21 जनवरी साल 1972 को भारत में 3 नए राज्यों का गठन हुआ।
पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को आज ही के दिन अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। इन तीनों पूर्वोत्तर राज्यों में रंगारंग कार्यक्रमों और विभिन्न आयोजनों के साथ राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। गौरतलब है कि राजशाही वाले तत्कालीन राज्य त्रिपुरा और मणिपुर का भारत गणराज्य में विलय 1949 में हुआ था। पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने से पहले ये केंद्र शासित प्रदेश बने। असम से अलग होने और पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त कर लेने के बाद मेघालय राज्य का गठन एक स्वायत्त शासी राज्य के रूप में हुआ। 21 जनवरी साल 1957 को भारत सरकार द्वारा कॉपीराइट अधिनियम यानी प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम लागू किया गया। कॉपीराइट के अंतर्गत आने वाले कार्य हैं साहित्यिक कार्य, संगीत संबंधी कार्य, नाटकीय कार्य, कलात्मक कार्य, आर्किटेक्चर, ब्लूप्रिंट, सिनेमेटोग्राफ फिल्म, कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर संबंधी कई अन्य कार्य। कॉपीराइट बौद्धिक संपदा का एक रूप है। जब किसी लेखक के द्वारा कोई लेख या प्रकाशन किया जाता है तब इसको एक निश्चित समय के लिए उस लेख या प्रकाशन पर विशेष अधिकार ही कॉपीराइट या बौद्धिक संपदा अधिकार कहलाता है। कॉपीराइट कानून द्वारा किसी भी व्यक्ति के मूल कार्य को कानूनी रूप से सुरक्षा मिलती है। नए साल की खुमारी अभी भी पर्यटक स्थलों पर नजर आ रही है। लौहनगरी जमशेदपुर में वैसे तो कई पर्यटन स्थल हैं, लेकिन प्रकृति के बीच बसे डिमना झील की खूबसूरती की बात ही अलग है। यहाँ पर्यटकों की साल भर भीड़ रहती है। से लगभग 15 किलोमीटर दूर में डिमना झील पर्यटन स्थल के रूप में लोगों के बीच एक अलग ही पहचान रखता है। शांत वातावरण, नीला पानी, हरियाली और पहाड़ियों के मनोरम दृश्य पिकनिक और नौका विहार के लिए लोगों की पसंदीदा जगह है। बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम है। एक्चुअली हम लोग दिल्ली में रहते हैं, पर ये झारखंड का फेमस स्पॉट है जमशेदपुर का, तो यहाँ फर्स्ट टाइम ही आए। बहुत अच्छा है। थोड़ा सफाई को लेके कहना चाहेंगे, सफाई थोड़ी कम है। अदरवाइज ये तो हम नॉर्मल लोगों का है ना, मतलब जिम्मेदारी हमारी है। व्यू बहुत अच्छा है। डिमना झील दलमा वन्यजीव अभयारण्य की तलहटी में स्थित खूबसूरत जलाशय है, जो जमशेदपुर शहर के लिए पीने के पानी का मुख्य स्रोत भी है और यहाँ देश के अलग अलग हिस्सों से सैलानी पहुँचते हैं। कोलकाता से आए हुए एक शिक्षक ने बताया कि दूसरी बार वो यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ की प्राकृतिक छटा उन्हें बहुत आकर्षित करती है। तो ये दूसरी बार यहाँ पर आ रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया लेक है। ये मेरा दूसरा ट्रिप है यहाँ पर। घाटशिला से पहुँचे दंपति ने बताया कि वो दिल्ली में रहते हैं। ये जगह उन्हें बहुत पसंद है, लेकिन यहाँ थोड़ी साफ सफाई की कमी है। नेचर इज द बेस्ट, आई थिंक कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट हो ही नहीं सकता। बट वही है कि मतलब थोड़ा सा सफाई होना चाहिए। जमशेदपुर के चित्रगुप्त विकास समिति द्वारा भी वनभोज सह पारिवारिक मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। वनभोज का प्रोग्राम हर साल करते हैं हम लोग, और इसको हम लोग सब परिवार के साथ मिल के सबका सहयोग से इसको हर साल हम लोग करते हैं, बढ़िया से करते हैं। प्रयास ये रहता है कि सब समाज के लोग, सब परिवार के लोग एक साथ मिले, एक साथ रहे। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व आर्थिक मंच में भारतीय अर्थव्यवस्था की चर्चा, मुख्यमंत्री ने सतत विकास का मॉडल किया पेश। खनन, आधारभूत संरचना, पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश के लिए किया आमंत्रित। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मिले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू। रामदास अठावले के रांची में दिए बयान के बाद राज्य में सत्ता समीकरण की चर्चाएं फिर तेज। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ रांची संसदीय क्षेत्र में विकसित भारत जी सम्मेलन और किसान तथा श्रमिक चौपाल में होंगे शामिल। विकास योजनाओं की भी देंगे सौगात। और जामताड़ा में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी। 3 पकड़ाए, मोबाइल और सिम कार्ड बरामद। कैशबैक के नाम पर करते थे ठगी।